नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस खास कार्यक्रम में जो आधारित है काना फूसी गपशप और चर्चाओं पर। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। अपने यहाँ एक गाना बड़ा प्रसिद्ध हुआ था और आज भी बड़ा प्रचलित है कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले और बहुत निकले मेरे अरमा, लेकिन फिर भी कम निकले। सम्मान तो पूरा लूट गया, बस थोड़ी बहुत इज्जत बच गई। वैसे अगर हम देखें तो सरकार अब चुनावी बेला के वक्त में आ गई है, यानी कि आखिरी वक्त में आ गई है, चलाचली की स्थिति में आ गई है। उत्तर प्रदेश में चुनावी तैयारियां शुरू हो गई हैं, लेकिन इस आखिरी वक्त में मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी थोड़े से बेआबरू हो गए। मुख्यमंत्री ने उनका एक विभाग काट दिया। मामला मई का हुआ और जानकारी लोगों को जाकर जून में हुई कि मंत्री नंदी से यूपीडा का काम हटा लिया गया है। मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश में जो एक्सप्रेसवे बनते हैं उसके जो मंत्री थे, औद्योगिक विकास और अवस्थापना के मंत्री थे नंद गोपाल गुप्ता नंदी, जिसमें आलोक कुमार इस समय प्रमुख सचिव हैं और दीपक कुमार आईआईडीसी हैं। मंत्री नंदी यूपीडा के भी मंत्री थे और यूपीडा पूरे उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े एक्सप्रेसवे बनाता है, चाहे वो आगरा का बना हो, चाहे वो पूर्वांचल बना हो, चाहे बुंदेलखंड बना हो, चाहे गोरखपुर बना हो। अब इस यूपीडा के पास एक एक सड़क के लिए 30-30, 40-40 हजार करोड़ रुपया का बजट होता है। लेकिन इतने बड़े महकमे के मंत्री होने के बावजूद भी शायद सरकार उनके कामकाज से संतुष्ट नहीं थी या उनका पेट भर नहीं रहा होगा। सरकार पूरे दुनिया में विदेशी निवेश लाने के लिए दौड़ रही है, बड़े बड़े उद्योगपतियों को उत्तर प्रदेश में आमंत्रित कर रही है, हमारे यहाँ फैक्ट्री लगाइए, सहूलियतें दे रही है, जमीन दे रही, बिजली दे रही है, सुविधाएं दे रही है। लेकिन इतना जो बड़ा जिसके अंतर्गत सारी फैक्ट्रियां लगनी है, सड़कें बननी है, उस महकमे में फाइलों की रफ्तार ठप हो गई थी। सुस्त तो छोड़िए, यानी कि मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी के पास जो फाइलें जाती थी वो महीनों महीनों पड़ी रहती थी। प्रदेश में उद्योग लगाने वालों को परेशानियां होने लगी। सरकार की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो छवि थी वो खराब होने लगी और ऊपर से इस महकमे में आए दिन भ्रष्टाचार के आरोप। इन सब ने काफ़ी कुछ कहानी पहले से तैयार कर रखी थी। अब ये महत्वपूर्ण बात है कि मुख्यमंत्री ने इस मामले में सख्ती दिखाई। वैसे कोई दूसरा मुख्यमंत्री होता तो शायद सोचता कि अब 4-5 महीने का मामला बचा है, क्या इसमें कार्रवाई की जाए। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बार इच्छा शक्ति दिखाई कि प्रोजेक्ट बहुत सारे हैं, उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवे प्रदेश बनाना है और फाइलों को 6-6 महीने, साल भर लटकाने से मुक्ति दिलानी है। भ्रष्टाचार तो देखिए ये विभाग बड़ा चर्चित रहा है। अभिषेक प्रकाश आपको याद होंगे, जब वो इन्वेस्ट यूपी में थे, जहां पर घूसखोरी का मामला आया और बड़ी बदनामी हुई, फिर उनका निलंबन हुआ और हजारों करोड़ की परियोजनाएं लटकती रहीं। प्रमुख सचिव अलग परेशान, आईडीसी अलग परेशान कि मंत्री जी का समझावे कौन। मंत्री जी के पास कुछ बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट चक्कर अलग लगाते हैं। तो इन सब से अब मुक्ति मिल गई। वैसे अगर किसी मंत्री का विभाग छीन लिया जाए तो बेइज्जती तो हुई ही, इसमें कोई दो राय नहीं है कि काम तो बेइज्जती वाला हो गया। लेकिन सरकार के प्रोजेक्ट फंसे थे, उसको इससे बाहर निकालना भी था। तो ये मामला बेइज्जती और इज्जत से ऊपर उठकर चला गया, सरकार के पूरी छवि को लेकर चला गया। तो सरकार ने सोचा कि दाग लगे उससे पहले ही सफाई कर डालो।
तो खैर अब चमकाने की कोशिश तो की गई है, देखिए कितना चमकता है। अब एक नई कहानी और आ गई है, क्योंकि ये सार्वजनिक है कि मंत्री को उनके अफसर कुछ नहीं समझते या कुछ बताते नहीं। ये कोई पहली कहानी नहीं है, इसके पहले बहुत सारे मंत्रियों ने भी लिखा चिट्ठी और बहुत सारे लोगों ने बोला भी सार्वजनिक रूप से। अब मामला आया है प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अरविंद शर्मा का। अरविंद शर्मा उत्तर प्रदेश के बिजली मंत्री हैं, नगर विकास के मंत्री हैं। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी कि उनके जो चेयरमैन हैं आशीष गोयल, वो जो फैसले लेते हैं वो उनकी जानकारी में नहीं आते हैं। बिना मंत्री से पूछे उत्तर प्रदेश में बिजली के दाम बढ़ा दिए गए और इसकी जानकारी उनको टेलीविजन से हुई, मीडिया से होती है। तो अफसर क्या अपने ही विभाग के मंत्रियों को छोटा समझते हैं, उनकी बात नहीं सुनते हैं, उनकी बात को अनसुना कर रहे हैं? नौकरशाही क्या मनमानी कर रही है? और ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी प्रमुख सचिव या चेयरमैन अपने विभाग के मंत्री की बात को ना सुने या उसको जानकारी ना दे? ये नाफरमानी का जो आरोप है ये ऐसे समय में लगा है जब उत्तर प्रदेश में बिजली का संकट है, कटौती से हाहाकार मचा हुआ है और मंत्री ने भी उसमें करंट में एक और तार लगा दिया। बिजली के पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में 10% रेट बढ़ाने का जो प्रस्ताव पारित हुआ था, मंत्री ने साफ कर दिया है कि उनको कोई जानकारी नहीं दी गई है। हालांकि नियामक आयोग ने उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया, लेकिन मंत्री अरविंद शर्मा ने एक चिट्ठी लिखकर ये चेतावनी दी है कि ऐसी मनमानी अच्छी बात नहीं है। लेकिन ये कोई पहला वाकया तो है नहीं, इसके पहले भी हुआ है। जब श्रीकांत शर्मा मंत्री थे तो देवराज के खिलाफ रोज चिट्ठी लिखते थे और कई मामलों में जांच की उन्होंने सिफारिश की, लेकिन देवराज भी नहीं उस समय हट पाए थे। आज वही सेम स्थिति अरविंद शर्मा और आशीष गोयल के बीच बन गई है। आशीष गोयल जुलाई 2023 से बिजली बोर्ड के चेयरमैन हैं, सारी शक्तियां चेयरमैन में निहित हैं। मिनिस्टर को अधिकार जरूर है, लेकिन जब कारपोरेशन में जहां पर वहां चेयरमैन ही सर्वे सर्वा होता है, लिहाजा वो एक सलाहकारी व्यवस्था ही रह जाती है, प्रशासनिक व्यवस्था रह जाती है। यहीं पर ये टकराव की स्थिति बनती है। अरविंद शर्मा ने यह लिखा है कि कर्मठ और अच्छे कर्मचारियों की छटनी की जा रही है, उनको रोका जाए, जाति देखकर किसी अफसर पर कार्रवाई ना की जाए। कई सारे बिंदुओं की बात है। मंत्री की चिट्ठी ने पूरे सामाजिक व्यवस्था में हंगामा मचा दिया है। चर्चा है कि मंत्री के अंदर क्या क्या बातें छुपी थी, क्या भरा हुआ था। बहुत कुछ उन्होंने खोला नहीं तो शायद विस्फोट भी हो जाता। प्रमुख सचिव या चेयरमैन सीधे क्या मुख्यमंत्री के नियंत्रण में है, इसलिए वो मंत्रियों को इग्नोर कर देते हैं। उनको क्या लगता है कि मंत्रीगण हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, इसलिए वो सीधे हाईकमान को भरोसे में रख के कुछ काम करते हैं। अभी तक कोई कार्रवाई सामने नहीं आई है, लेकिन ये मामला बेहद गंभीर है। गंभीर इसलिए है कि जब मंत्री बेईमान होता है तब अफसर थोड़ा मनमानी कर लेते हैं। यहाँ AK शर्मा पर बेईमानी का दाग नहीं है, इसलिए अफसर उनके सामने डट कर नहीं खड़े हो सकते। चोरी छुपे भले कोई काम कर ले, और यही वजह है कि ये मामला आज गरमाया है। यूपी में योगी सरकार में ये हमेशा बात आती रही है कि अफसरों पर कंट्रोल नहीं होता, अफसर मनमानी करते हैं, बहुत सारे अफसर गलत काम भी करते हैं, उसके बाद भी वो बच जाते हैं। बिजली पूरे प्रदेश की सबसे बड़ी आवश्यकता है और इसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर तमाम समस्याएं भी होती हैं, लेकिन बिजली में ही अब सीधे ऊपर के लेवल पे टकराहट और गड़गड़ाहट आपको सुनाई पड़ रही है। तो अब आप ये समझिए कि गाड़ी पटरी पे तो चल रही है,
लेकिन आवाज बहुत कर रही है, कोई ध्यान दे ना दे। पटरी में कितने पेंच रिंच ढीले हो गए हैं, अब डिब्बे आपस में लड़ रहे हैं। जो जनता के बीच छवि की बात है, वो छवि यही जाती है कि मंत्री तो खाली नाम के रह गए हैं, इनकी कोई सुनता नहीं है। और ये छवि आज तक बरकरार चली आ रही है और इस घटनाक्रम से भी शायद यही स्थिति आगे पुष्ट होगी। अब एक बहुत रोचक खबर आपको बताएंगे। रोचक इसलिए है कि हम लोग देखते हैं कि सरकार में कोई मिनिस्टर है तो उसका काफ़ी रुतबा होगा, सरकार सुविधाएं भी देती है, लेकिन कई मंत्री ऐसे हैं जिनके दिल में इतना दर्द है, इतनी पीड़ा है कि वो खुलकर कह नहीं पा रहे हैं और वो बिना ताज के राजा बने हुए हैं। अभी पिछले दिनों जब उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था तो जो मंत्रियों के विभाग बांटे गए तो उसमें एक अजीब तरह का बंटवारा हो गया है। बात मंत्री सोमेन तोमर की है जो स्वतंत्र प्रभार के मंत्री बनाए गए हैं और उनको मंत्रालय दिया गया है सैनिक कल्याण निगम, पीआरडी और एकादश से। जिस विभाग के वो मंत्री हैं उनका जो कंट्रोल है वो दूसरे मंत्री के पास है। महत्वपूर्ण बात यह है कि पीआरडी जो प्रांतीय रक्षक दल हैं ये युवा कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं और उत्तर प्रदेश में खेल और युवा कल्याण विभाग वो गिरीश यादव के पास है। अब बताओ, मतलब जवान है वो युवा कल्याण विभाग का पीआरडी का और मंत्री बना दिए गए दूसरे। तो जिला युवा कल्याण अधिकारी जिले में पीआरडी का बॉस है, युवा कल्याण अधिकारी पीआरडी के मंत्री की सुनेगा नहीं, उसका मंत्री गिरीश यादव है। तो आदमी एक मंत्री दो। अब ये बात मंत्रियों की हालत ये हो गई है कि वो जिले के अधिकारी पे कार्रवाई भी चाहे तो नहीं हो सकती क्योंकि उनके विभागक नहीं है। अब कंट्रोल दूसरे के पास है। स्वतंत्र प्रभार के मंत्री सोमेन तोमर की स्थिति इस मंत्रिमंडल विस्तार में सबसे खराब गई है। ये कहानी बहुत दिलचस्प है कि पीआरडी मंत्रालय दिया गया लेकिन उस विभाग का मंत्री दूसरा आदमी है। तो सोमेन तोमर क्या करेंगे? सोमेन तोमर यही कह सकते हैं जिला युवा कल्याण अधिकारी से, भैया हमारे यहाँ 4 पीआरडी जवान की ड्यूटी लगाए दियो कम से कम। अब वो उसकी इच्छा पर है, वो लगावे या ना लगावे। अब हालात ये हो गए हैं, अनुरोध करेंगे मंत्री, सुनना न सुनना अधिकारी के ऊपर है। अब ऐसे में मंत्री लोग अपना सिर ढूंढ रहे हैं कि इतना बड़ा मंत्री बन गए, मंत्रालय के नाम पे जीरो, और किससे कहें, अगर हिम्मत जुटाएं तो पता लगा जो है वो भी चला जाए। तो मंत्रियों की हालत और विभाग एक मजाक बनकर रह गया है। सोमेन तोमर इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं जिनको सम्मान और अपमान एक साथ मिला है, क्योंकि वो राजा तो बन गए हैं लेकिन उनकी रियासत का कोई पता नहीं है। वो बिना ताज वाले राजा हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसा मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों किया गया, ये लोगों की समझ से परे है। बीजेपी जैसी इतनी बड़ी पार्टी में इस तरह की चीज़ें होने दी जा रही हैं, ये भी बड़ा आश्चर्य की बात है। वो अपने आप को बड़ा अनुशासन वाले लोग, बड़ा पार्टी विद डिफरेंस वाले लोग कहते हैं, लेकिन उनके यहाँ मंत्रालयों को तोड़ तोड़ कर अधिकारी किसी विभाग का, कर्मचारी किसी विभाग का, ये कैसा तमाशा चल रहा है आप इसको समझ सकते हैं। सोमेन तोमर नौजवान व्यक्ति हैं, राज्य मंत्री थे बिजली में, वहाँ ज़्यादा सम्मान था, स्वतंत्र प्रभार के मंत्री बन गए, यहाँ पर सम्मान तो मिल गया, विभाग जीरो है। खाली फोन कर सकते हैं, चिट्ठी ना लिखे, चिट्ठी सुनेगा कौन। तो चुनावी वक्त है, सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल मिल जाएगा, बाकी अगले चुनाव में देखा जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, किस नाराजगी की वजह से हुआ, ये उनको खुद देखना होगा, क्योंकि इस पार्टी में दिल्ली और लखनऊ दोनों के कनेक्शन अलग अलग हैं।
जिनका कनेक्शन वहाँ मजबूत है वो पा जाते हैं, जिनका कनेक्शन यहाँ मौजूद है वो पा जाते हैं। लेकिन जो दोनों के बीच में रहते हैं वो खाली बस पंखा हिलाते हैं या बीच में कुछ उड़े तो ताली बजाते हैं मारने के लिए। अब एक बहुत महत्वपूर्ण खबर आपको बताएंगे। किसी जमाने में आपने सुना होगा कि उत्तर प्रदेश में पंजीरी घोटाला हो गया। पंजीरी मतलब पुष्टाहार विभाग में जो आंगनबाड़ी में गांवों में बच्चों को बांटी जाती थी। आज हम आपको फिर उसी पुराने विभाग की एक नई तस्वीर दिखाएंगे जिसमें उत्तर प्रदेश में पंजीरी महकमे में एक बहुत बड़ा खेल हो गया है। ये मामला करोड़ों अरबों की कमाई से जुड़ा है और आपको इस बात का एहसास कराएगा कि पैसे का रसूख क्या होता है। इस घोटाले ने सरकार की बड़ी बड़ी जांच एजेंसी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बात सन 2018 की है। उत्तर प्रदेश में पुष्टाहार आपूर्ति करने वाली जयपुर की एक संस्था थी जेबीएस फूड प्राइवेट लिमिटेड और बरेली की है खंडेलवाल सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इन पर घटिया पोषाहार आपूर्ति करने, गुणवत्ताविहीन सामग्री देने और सरकारी धनराशि के गबन को लेकर एफआईआर हजरतगंज थाने में दर्ज हुई थी, जिसकी जांच बाद में ईओडब्ल्यू को सौंपी गई। आज 8 साल बाद 2018 से 26 में अचानक से इन मामलों में एफआईआर लगा दी गई, फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई। फाइनल रिपोर्ट मतलब आरोपियों को दोष मुक्त कर देना, क्लीन चिट दे देना। यह फैसला बड़ा आनंद फानन में हुआ है। ईओडब्ल्यू की उस समय डीजी थी नीरा रावत। ये फरवरी में फैसला हुआ। बताते हैं कि दबाव इतना ज़्यादा था कि इस मामले में किसी ने पुनर्विवेचना कराने की भी हिम्मत नहीं दिखाई और एफआईआर ईओडब्ल्यू ने लगाई और न्यायालय को भेजी, लेकिन अभी न्यायालय ने उसको स्वीकृत नहीं किया। लेकिन इधर तो जल्दी है, जो माल पिए बैठे हैं उन्होंने कहा जेबीएस फूड प्राइवेट लिमिटेड को जल्दी से एफआईआर मिल गई, अब इनको जल्दी से ठेका दो। अब चमत्कार शुरू हो गया, क्योंकि रास्ता ये निकाला गया कि अब पुष्टाहार की आपूर्ति केंद्र सरकार की संस्था नैफेड करेगी। अब नैफेड में जो जो रजिस्टर्ड होंगे वो अपना वेंडर हैं, वो सप्लाई उनको, सरकार तो नैफेड से ले रही है। 2018 में इन दोनों कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करने के लिए भी लिखा गया था। इसके खिलाफ ये लोग हाई कोर्ट गए, लेकिन हाई कोर्ट से भी उन्हें कोई सीधी राहत नहीं मिली। अब जेबीएस फूड प्रोडक्ट रातों रात, जैसे उसको इधर क्लीन चिट मिली, वैसे उसने लखनऊ के बीकेटी इलाके में एक फैक्ट्री लगा दी, क्योंकि जो नैफेड ने टेंडर निकाला था आपकी बाहर, उसने उसमें लिखा था कि वही फर्म अब पुष्टाहार की सप्लाई में ठेका में टेंडर डाल पाएगी जिसका उत्तर प्रदेश में उत्पादन होता होगा, इकाई लगी होगी। तो उधर ईओडब्ल्यू से क्लीन चिट मिली, तड़ से फैक्ट्री बीकेटी में जमीन लेके खोली गई। 8 फरवरी को फैक्ट्री का रजिस्ट्रेशन हुआ इसी साल 2026 में और 9 तारीख को उसकी जमीन ले ली गई, रजिस्ट्री हो गई। 16 तारीख को पर्यावरण विभाग ने जेबीएस फूड को एनओसी दे दी। 8 को रजिस्ट्रेशन, 9 को रजिस्ट्री और 16 को पर्यावरण की एनओसी मिल गई और 16 तारीख को ही नैफेड ने टेंडर जारी किया कि हम पुष्टाहार खरीदेंगे। अब उत्तर प्रदेश की संस्थाएं आवेदन करें। इधर तैयारी करा के टेंडर डलवा दिया गया। अब आप सोचिए कि कितने तेजी से काम हुआ सिर्फ एक कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए, जेबीएस फूड प्राइवेट लिमिटेड को। इस पूरी टेंडर प्रक्रिया में भाग ले सके, इसलिए उसको सारी एनओसीज फटाफट दिलाई गई। इस मामले में उत्तर प्रदेश के गृह विभाग ने जो तेजी दिखाई, महिला कल्याण बाल विकास पुष्टाहार विभाग ने जो तेजी दिखाई, सबने इतनी स्पीड पकड़ ली कि न्यायालय भी धीमा पड़ गया है। अब आप सोचिए कि सरकारी तंत्र में इतनी स्पीड कैसे आती है। गांधी जी इस देश को आशीर्वाद देकर गए हैं कि जिस कागज पर वो छपे होंगे उसकी स्पीड को कोई रोक नहीं पाएगा।
इस उपरोक्त घटनाक्रम से प्रतीत होता है या प्रतीत होता है कि जेवीएस कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए ये सारे काम तेजी से किए गए। ये जयपुर की संस्था थी, अब उत्तर प्रदेश में इकाई लगा रही है। आज भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात होती है। आज इसी पुष्टाहार महकमे में जब चर्चा आती है तो पोंटी चड्ढा का नाम लिया जाता है कि वो बहुत बड़ा घोटालेबाज था, उसने तो हजारों करोड़ की पंजीरी खा ली, वो तो ऐसी पंजीरी भेजता था, पुष्टाहार भेजता था, बच्चे नहीं जानवर खाते थे, उसको गांव में बेच दिया जाता था। आज आंगनबाड़ी केंद्रों की दशा सुधारी गई, लेकिन पुष्टाहार का घोटाला नहीं रोक पाए। सरकारें उन अफसरों पर कार्रवाई करें जिन लोगों ने उनकी नाक के नीचे बैठकर ये गंदा खेल किया है, क्योंकि ये छोटा मोटा मामला नहीं है। इसमें कई करोड़ की घूसखोरी की चर्चाएं हैं। उसमें कौन कौन लाभान्वित है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन समस्या इस बात की है कि जिन पर निगरानी का, जिन पर जांच की जिम्मेदारी थी, जब मेरा मुंसिफ ही मेरा कातिल है तो फिर किसी से फरियाद क्या करना। फिलहाल सरकार से उम्मीद है कि इस मामले में पुनर्विवेचना के वो आदेश करेगी। आज के पावर सेंटर में इतना ही। सच और झूठ का फैसला अभी आना बाकी है। हम इतना ही कहेंगे कि जो लोग ताकत में हैं, जो लोग बड़ों पदों पर हैं, जिनके ऊपर इंसाफ की जिम्मेदारी है, वो सिर्फ बयान ना दें, वो ऐसा महसूस कराएं प्रदेश की जनता को कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो उनका जीरो टॉलरेंस है वो बड़े लोगों के लिए और प्रभावशाली लोगों के लिए भी है। आज हम आपको जाते जाते राहत इंदौरी के एक प्रसिद्ध शेर के साथ छोड़ जाएंगे और आप इसी से हर बात का अंदाज़ा लगाइए कि ताकतवर का हर फैसला सही होता है। कि झूठ से, सच से जिससे भी चाहें यारी रखें, आप तो बस अपनी तकरीर जारी रखें। और आपके पास चहेतों की एक फहरिस्त है, सब पे अपनी दस्ते करम बारी बारी रखें। और इन दिनों आप बाजार के मालिक हैं, जो भी चाहें कीमत हमारी रखें। नमस्कार। चाहे कितनी